तो देखिए, सप्लाई ऑफ मनी पर आए, मुद्रा की आपूर्ति को समझें। उससे पहले मुद्रा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसे हम देख लेते हैं, जो 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में। मुद्रा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो क्रमवार देखते हैं। भारत में 20 रुपए के नोट 1972 और 50 रुपए के नोट 1975 में पहली बार जारी किए गए, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत में 20 रुपए का नोट आया 1972 में और 50 रुपए का नोट आया 1975 में पहली बार। 500 रुपए के नोट पहली बार गांधी जी के चित्र के साथ अक्टूबर 1987 में जारी किए गए। तो ये जो 500 रुपए के नोट हम देखते हैं वो अक्टूबर 1987 में जारी किया गया गांधी जी के चित्र के साथ। महात्मा गांधी श्रृंखला के जो कागजी नोट हैं, जो आज प्रयोग में हैं, जो हमें दिखते हैं, तो महात्मा गांधी श्रृंखला के कागजी नोट वर्ष 1996 से छपना प्रारंभ हुए। तो 1996 से ये नोट छपने प्रारंभ हुए, ठीक है। आगे, आरबीआई को 10,000 रुपए तक करेंसी नोट छापने का अधिकार है। तो अभी हम जानते हैं सबसे बड़ी वैध मुद्रा है, जो लीगल टेंडर है, वो 2,000 रुपए का नोट है भारत में। लेकिन आरबीआई के पास ये राइट्स है कि वो 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकती है, ये उसके पास अधिकार है। और ये अधिकार उसे मिला है आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत उसे यह अधिकार मिला है कि वो जो है इतने रुपए का नोट जो है छाप सकती है, 10,000 रुपए तक, ठीक है। वर्तमान करेंसी जो अभी प्रयोग में हम लोगों की है, उसमें 15 भाषाओं में नोट मूल्य लिखा होता है। 15 भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा होता है, यानी फेस वैल्यू, यानी अंकित मूल्य लिखा होता है उस नोट पर। हालांकि हम रोज ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता है, तो यह भी प्रश्न सीधे सीधे पूछ लेता है। तो आप अगर देखेंगे तो ये 100 रुपए का नोट है, इसको अगर आप पीछे करेंगे तो यहां पर आप देखिए 15 भाषाओं में ये जो है नोट का मूल्य लिखा है। जैसे जो मैं पढ़ पा रहा हूं वो पढ़ के आपको बता रहा हूं, और तो समझ में भी नहीं आ रहा है। संबर रुपया, संबर रुपया, 100 रुपया, शर्त कप काड़ी, ऐसे करके ये 15 भाषाओं में लिखा हुआ है, ठीक है। भारत में सबसे कम में मूल्य की वैध मुद्रा 50 पैसे का सिक्का है। तो 50 पैसे से कम की जितनी मुद्राएं भारत में पहले चलती थी वो सब अमान्य हो गई। तो सबसे जो है छोटी मुद्रा भारत में 50 पैसे का सिक्का है। अब उससे कम के जो सिक्के हैं वो मान्य नहीं है। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1957 से प्रचलन में आई। 1957 से प्रचलन में आई ये दशमलव प्रणाली। उससे पहले क्या होता था कि आना होता था। आपने जरूर सुना होगा 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना, यह आपने सुना होगा, ठीक है। तो 1957 से पहले यही चलता था प्रणाली। आपको अगर ध्यान हो तो चूंकि ये प्रणाली लंबे समय तक चली तो सबके जुबान पर आ गया था आना आना आना। तो हमारे जो अग्रज थे, जो हमसे बड़े थे, वो भी आना का ही प्रयोग करते थे। तो 1957 में हालांकि दशमलव प्रणाली आ गई, 10 पैसा आ गया, 25 पैसे आ गया, 50 पैसा आ गया, ऐसे करके आ गया। लेकिन हमारे स्वभाव में जो आ गया था आना प्रणाली, वो हम आज तक बोलते हैं। हालांकि अब तो मुझे लगता है कि कम हो गया, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो आना बहुत बोलते थे। जैसे 50 पैसे के सिक्के पर लिखा तो 50 पैसा रहता था, क्योंकि 1957 से आना प्रणाली खत्म हो चुकी थी, भारत में दशमलव प्रणाली आ गई थी। लेकिन हम लोग उसे
8 आना ही कहते थे। आपको याद होगा, दुकानों पे जाते थे तो यह होता था कि 8 आने में 4 टॉफी मिलेगी। 4 आना यानी जिसपे 25 पैसा लिखा होता था उसे हम 4 आना कहते थे। फिर 12 आना, फिर जो है 16 आना। 16 आना मतलब 1 रुपया होता था। ठीक है, यह बात सबको ध्यान में होगी। आना, चूंकि ये आना शब्द जो ये प्रणाली थी ये तो 1957 में ही बंद हो गई, लेकिन प्रयोग के रूप में मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी भी प्रयोग इसका जो है करते थे। तो अब उसकी जगह, आना की जगह 10 पैसा 25 पैसा ये जो है प्रणाली आ गई। ठीक है, ये 1957 से प्रचलन में आई। ठीक है, दशमलव प्रणाली ये सीधे सीधे परीक्षा में पूछता है। 1957 से दशमलव प्रणाली को भारत ने अपना लिया। तो 1957 से जब यह दशमलव प्रणाली हमने अपनाया और 1 जून 1964 तक जो है ये जो जिसे हम आज पैसा कहते थे उसे नया पैसा कहा जाता था। नया पैसा, ठीक है, नया पैसा 1957 से 64 तक इसे नया पैसा कहा गया। जो पैसा की प्रणाली आई उसे, तो 1 जून 1964 के बाद जो है इसे केवल पैसा कहा जाने लगा। जो आज हम कहते हैं, नया जो शब्द था उसे हटा दिया गया और इसे केवल पैसा कहा जाने लगा। जैसे हम आज कहते हैं 10 पैसा 20 पैसा 50 पैसा। ठीक है, ये हो गया। जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उसे हमने देख लिया। तो अब हम आते हैं जो है मुद्रा आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर। तो सबसे पहले यहां मैंने जो लिखा है उसे मैं पढ़ता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य मुद्रा की उस मात्रा से है जो अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में रखी जाती है। तो ये नगद उनके पास हो सकता है, बैंकों में जमा हो सकता है। ठीक है, तो मुद्रा आपूर्ति बराबर एक इक्वेशन हम लिखते हैं। तो मुद्रा आपूर्ति बराबर करेंसी नोट व सिक्के, करेंसी नोट और सिक्के, और उसके बाद जो है बैंकों में रखा हुआ धन। तो यही आधार है मुद्रा आपूर्ति की, करेंसी नोट व सिक्के और बैंकों में रखा हुआ धन। ठीक है, अब ये जो है टाइम डिपॉजिट हो सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकते हैं, उस टाइप। ठीक है, तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कहां कहां व्याप्त है, इस बात की जानकारी आरबीआई द्वारा रखी जाती है। और वो इसलिए रखी जाती है ताकि मौद्रिक नीतियों का संचालन किया जा सके और मुद्रा के प्रवाह के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए जो है आरबीआई काम करता है। तो यही मैंने लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग निम्न रूपों में मापी जाती है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रा की मांग निम्न रूपों में मापी जाती है। तो आरबीआई जो है अलग अलग करके मुद्रा अलग अलग जगह किस प्रकार से है उसको मापता है। तो इसका ये जो है पैमाना बना हुआ है, M1, M2, M3, M4। M का मतलब है मेजरमेंट, माप। ठीक है, तो M1 मुद्रा, M2 मुद्रा, M3 मुद्रा, M4 मुद्रा, ऐसे करके वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग निम्न रूपों में मापी जाती है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि ये क्या है। तो अभी M0 को छोड़ देते हैं जो कि होती है आरक्षित मुद्रा, उससे नीचे आते हैं और पहले M1, M2, M3, M4 को हम समझते हैं। तो M1 क्या है? तो M1 में जनता के पास जो मुद्रा है, यानी जो नोट व सिक्के हैं। ठीक है, मेरे पास दो तरह से मुद्रा हो सकती है। एक तो मेरे पास जो है नगद हो, जैसे अभी ये 100 का नोट था जो मैंने आपको दिखाया, और एक मैं बैंक में अपना पैसा जमा करता हूं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है बैंक में दो तरह से पैसे जमा होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं मांग जमा, यहां पर लिखा हुआ मांग जमा। मांग जमा का मतलब है ऐसा जमा जिसे जो है हम तुरंत निकाल सके, डिमांड डिपॉजिट। यानी
जो हमारे बचत खाते में है, जो हमारे करेंट अकाउंट में जो पैसा है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट में पैसा है, जिसका प्रयोग हम एटीएम से कर सकते हैं, जिसके लिए हम जो है चेक लोगों को काट सकते हैं, रखते हैं ना पैसा, तो वो तो जनता के पास मुद्रा यानी टोटल जो नोट व सिक्के हैं वो पूरे, और बैंकों के पास मांग जमा। ठीक है, मांग जमा मतलब जो है ये डिमांड डिपॉजिट है, और इसमें केवल बात हो रही है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, जिसका प्रयोग हम एटीएम के लिए जो है एटीएम से निकाल सकते हैं, चेक जारी कर सकते हैं, वो सारा, और आरबीआई के पास अन्य जमा। ये जो है M1 होता है, और M1 को हम संकीर्ण मुद्रा मानते हैं, नैरो मनी, इसे ही नैरो मनी कहा जाता है। तो आप जो है यहां पर देख रहे होंगे M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, यानी नैरो मनी कहा जाता है, और इसमें जो है तरलता सबसे अधिक होती है। लिक्विडिटी हमने बताया जो है पिछले लेक्चर में कि क्या होती है, तो लिक्विडिटी इसमें सबसे अधिक होती है। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न सीधे सीधे इससे पूछा जाता है, तो उसी प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, जनता के पास मुद्रा, नोट व सिक्के, ये तो एकदम जो है लिक्विड है, एकदम तरल है, नोट है, सिक्का है। उसके बाद बैंकों के पास जो मांग जमा है, ये भी तो एकदम तरल है, आप तो तुरंत एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। दो तरह का जमा होता है, एक तो जो है ये जो मांग जमा है, उसके अलावा एक जमा होता है जो है सावधि जमा, जिसे हम जो है टाइम डिपॉजिट कहते हैं, इसी को हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, 10 साल के लिए हम जो पैसा जमा करते हैं, उसको हम तुरंत निकाल नहीं सकते, उसके ऊपर हम चेक जारी नहीं कर सकते, उसे हम एटीएम से नहीं निकाल सकते। हाँ, बहुत इमरजेंसी हो गई तो बैंक अलाउ करते हैं कि आप उसे तोड़ सकते हैं बीच में ही, मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही, हालांकि उस पर ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो एक अलग जमा हो गया। तो यहां बैंकों के पास जो मांग जमा है, ये भी लिक्विड ही है, क्योंकि आप जब चाहेंगे एटीएम से निकाल लेंगे, चेक जारी कर देंगे, या बैंक में जाकर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में आपका पैसा है। ठीक है, और आरबीआई के पास अन्य जमा, तो ये होता है M1, और इसे सबसे अधिक तरल माना जाता है। ये संकीर्ण मुद्रा है, यानी ये जो मुद्रा का माप है उसमें जो है सबसे कम मुद्रा यहीं पर आती है। आप देख लीजिए, चलन में मुद्रा, नोट व सिक्के, और उसके बाद जो है ये जनता के पास मुद्रा, वही नोट और सिक्के, और बैंकों के पास मांग जमा। तो डिमांड डिपॉजिट बहुत कम होती है, ज्यादातर जो है फिक्स्ड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट होता है, और आरबीआई के पास अन्य जमा। M1 हमें समझ में आ गया। अब आते हैं M2 पर। M1 प्लस डाकघर में जो है बचत जमा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जो बचत जमा होता है, जो सेविंग जमा होती है, उसे हम इस पे रख रहे हैं M1 प्लस डाकघर बचत जमा, इसे हम M2 कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम जो है ये मानते हैं कि ये भी व्यापक मुद्रा के कैटेगरी में है, यानी ब्रॉड मनी। इसे हमने क्या कहा, नैरो मनी, और M2 को हम कह रहे हैं व्यापक मनी। हालांकि ये एग्जैक्ट व्यापक मनी के यानी ब्रॉड मनी के कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि पहले क्या था, पहले बैंकों का प्रसार बहुत नहीं था, तो जो पोस्ट ऑफिस थे ये भी बैंक की तरह काम करते थे, तो यहां जनता खूब पैसा जो है डिपॉजिट करते थे। हम लोगों को बड़े अच्छे से याद है कि डाकघर में जो है बड़े अच्छे प्रकार से बैंकिंग होती थी। हालांकि अब बहुत कम हो गया है, अब लोग सीधे बैंक में जाते हैं, बैंकों का बड़ा विस्तार हो गया, पहले नहीं था। तो पहले डाकघर में तो पैसा बहुत जमा हो जाता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। हालांकि इसे जो है नैरो और ब्रॉड के बीच में हम कह सकते हैं M2 को। ठीक है, एग्जैक्ट जो है व्यापक मुद्रा हम कहते हैं M3 को, यानी ब्रॉड मनी। ठीक है, तो अब M2 हमने समझ लिया। M1 यानी ये पूरा जनता के पास मुद्रा, नोट प्लस सिक्के, प्लस बैंकों के पास जमा, प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा, प्लस डाकघर बचत जमा। ठीक है, M3 तो M1 यानी ये पूरा, प्लस बैंकों के पास सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट, यानी जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा पैसा बैंकों में जनता का फिक्स्ड डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट के रूप में ही होता है। हम बहुत कम पैसा अपना जो है
सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में रखते हैं, ज्यादा पैसा हम फिक्स्ड डिपॉजिट में ही रखते हैं यानी टाइम डिपॉजिट में। तो अब ये तो पूरा आ ही गया, इसमें ये पूरी चीजें जो है, मांग जमा भी आ गया, आरबीआई के पास अन्य जमा भी आ गया, और जनता के पास मुद्रा जितना भी चलन में है, नोट सिक्का सब, और उसके बाद बैंकों के पास सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट आ गया, यानी जो है ये मुद्रा का सबसे व्यापक जो है आधार हो गया, यहां सबसे ज्यादा मुद्रा आ गई। आप समझ लीजिए ये पूरा M1 और उसके बाद ये सावधि जमा, सबसे ज्यादा जमा इसी में होता है। तो इसे हम व्यापक मुद्रा कहते हैं सच्चे अर्थों में, ब्रॉड मनी इंग्लिश में कहें तो, और इसकी तरलता M2 से कम होती है। अगर हम देखें बैंकों के पास सावधि जमा, तो ये जो पूरा पैसा है ये कम तरल है, हालांकि इमरजेंसी में इसको आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब M4 को हम समझेंगे, ये भी ब्रॉड मनी में ही आता है। M3 प्लस कुल डाकघर जमा, इसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़ दिया जाता है, तो M3 प्लस कुल डाकघर जमा, ठीक है। ये M3 ये जो पूरा है, और फिर डाकघर का भी इसमें जमा आ गया, यानी ये सबसे बड़ा हो गया, एकदम व्यापक हो गया, इसमें सारी चीजें जो है आ गई। तो इस प्रकार से जो है मुद्रा को मापा जाता है अलग अलग खांचों में रख करके। तो अगर हम तरलता के दृष्टिकोण से देखें, यहां आइए, तो M1 सबसे अधिक तरल है, M2 M1 के बाद है, M3 M2 से कम है, और M4 सबसे कम है। यह समझ में आ सकता है, तरलता ऐसे पूछ लेता है कि इसमें से सबसे तरल कौन है, M1 M2 M3 M4 ऐसे करके, ठीक है। M1 को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, M2 इन दोनों के बीच है, M3 व्यापक मुद्रा है यानी ब्रॉड मनी है, और M4 और ब्रॉड मुद्रा है, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब जो है एक नया चलन में आया है, बहुत पहले ये नहीं था, जो है ये M0 जिसे कि कहा जाता है आरक्षित मुद्रा, M0 आरक्षित मुद्रा। तो इसमें क्या क्या है वो देख लीजिए। चलन में मुद्रा यानी नोट व सिक्के जो पूरा चलन में है, जो मेरे जेब में अभी था 100 की नोट, हालांकि अब नहीं दिख रहे हैं, तो प्लस बैंकों की आरबीआई के पास जमा राशि है, ठीक है। बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जमा होता है, जैसे हम ये जानते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जैसे CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये आरबीआई के पास रखना होता है, बैंकों के पास जो है। उसके बाद SLR होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो उन सबों की बात हो रही है, बैंकों की आरबीआई के पास जमा राशियां और प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा, ठीक है। तो इसे आरक्षित मुद्रा कहते हैं, और यही जो है मौद्रिक आधार को तय करने के लिए सबसे ज्यादा अधिक उत्तरदायी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है मुद्रा आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी का है। ऐसे सीधे सीधे इक्वेशन देकर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि M1 में क्या क्या आता है, M2 में क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है तैयार रहिए। तो ये पूरा जो है एक बार और इस लेक्चर को रिपीट कर लेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना है, मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।